गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें अपना जो टॉपिक है वो अपना है जैव अणु। क्या है? जैव अणु, बायो बायोमोलेकुल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवों में पाए जाने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डीएनए और एक को बोलते हैं हम आरएनए। एक को डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की संरचना पढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर का इस प्रकार से डायग्राम है। ये इस प्रकार से डीएनए द्विकुंडलित संरचना है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर प्रति समानांतर क्रम में विन्यासित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनको प्रति समानांतर क्रम में एंटी पैरेलल प्रति समानांतर क्रम में लगी हुई है। इसका जो व्यास है वह है 20 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। इसके बाद में देखो, ये जो आपके सामने है यहां से यहां तक ये एक घूर्णन है, हेलिक्स। इसके बाद में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में कुछ कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं जिन्हें नाइट्रोजन क्षारक कहते हैं। एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक थायमीन से जुड़ता है और साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक ग्वानिन से जुड़ता है। इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और इनके बीच में साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से होते हैं, इसमें उल्टे क्रम में जोड़ दें इनको ऐसे। ठीक है, नीचे जैसे अब आप एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बंध, इनको उल्टा लिखेंगे टी और एडेनोसिन, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध। साइटोसिन ग्वानोसिन के साथ जुड़ेगा तो इनमें 3 हाइड्रोजन बंध है। इस प्रकार से इसके बाद में देखो, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो देखो, इसमें सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रतिरूप
या डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, यानी द्विकुंडलित प्रतिरूप मॉडल प्रस्तुत किया। किसने? वाटसन और क्रिक ने। इसके बाद में देखो इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद में देखिए दूसरा जो बिंदु आता है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल क्रम में जुड़ी रहती हैं। तीसरा जो बिंदु आता है, दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़ी रहती हैं, नाइट्रोजन क्षारकों से, नाइट्रोजन बेस से जुड़ी रहती हैं। नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? कार्बनिक अम्लों को नाइट्रोजन क्षारक कहते हैं। नाइट्रोजन क्षारक को हम दो समूह में बांटते हैं। कितने समूह बांटते हैं? दो समूह में बांटते हैं। एक समूह को हम बोलते हैं फ्यूरिन, एक समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्यूरिन, और दूसरे समूह को हम बोलते हैं पिरिमिडीन। दूसरे को क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन। यानी एक समूह को तो हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूरिन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन। फ्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक में दो नाइट्रोजन क्षारकों को शामिल किया जाता है। एक को बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को बोलते हैं ग्वानिन। एक को एडेनिन, दूसरे को ग्वानिन बोलते हैं। इसी प्रकार से पिरिमिडीन में भी दो नाइट्रोजन क्षारकों को शामिल किया जाता है, जिसमें एक को बोलते हैं थायमीन और दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को बोलते हैं सी, साइटोसी, साइटोसी। इस प्रकार से फ्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक में दो नाइट्रोजन क्षारकों को शामिल किया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक में थायमीन और साइटोसी नाइट्रोजन क्षारक को शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखिए डीएनए की संरचना में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन सदैव थायमीन के साथ जुड़ता है। एडेनिन और थायमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसी प्रकार से साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अगर हम याद रखें तो यहाँ पर देखिए एडेनिन और थायमीन, टी का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर हो गए दो हाइड्रोजन बंध, और सी और जी में कितने हो गए? तीन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसके बाद में देखो एक डीएनए की संरचना का जो अणु है उसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। इसके बाद में देखो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। इनकी संरचना कैसे होती है? टेढ़ी मेढ़ी, जिग जे, जिग और जे, या इनकी संरचना में सीडी नुमा दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? सीडी नुमा संरचना दिखाई दे रही है। इस प्रकार से डीएनए की जो डीएनए का एक गुंडन है उसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से जो आपके सामने डीएनए है, तो डीएनए की संरचना में मुख्य मुख्य बिंदु कौन से हो गए? वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित प्रतिरूप या डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार डीएनए का एक अणु दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा प्रति समानांतर क्रम में जुड़ने से बनता है। इसके बाद में दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजन क्षारकों के द्वारा जुड़ी रहती है। नाइट्रोजन क्षारक क्या है? तो कार्बनिक अम्लों को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं फ्यूरिन और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन। एक को क्या बोलते हैं? फ्यूरिन
और दूसरे को पिरिमिडिन। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक में एडेनिन और ग्वानिन को शामिल किया जाता है। पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक को शामिल किया जाता है। डीएनए की संरचना में एडेनिन सदैव थायमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसी प्रकार से साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडेनिन थायमिन से जुड़ रहा है, तो टी का मतलब हो गया 2, यानी इसके अंदर कितना हाइड्रोजन बंध है 2, और इसके अंदर कितने हैं 3 हैं। इसी प्रकार से डीएनए की जो संरचना में दिखाई दे रही है, ये संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है या सीधी नुमा दिखाई देती है। इसके बाद में एक डीएनए का अणु का व्यास कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम होगा। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो इस प्रकार से डीएनए की संरचना है। ये जो डीएनए की संरचना है ये आणविक संरचना है। कौन सी संरचना है आणविक संरचना, मोलेकुलर स्ट्रक्चर। अब जो डीएनए की संरचना हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक संरचना, डीएनए की रासायनिक संरचना। तो इसमें देखिए दूसरी जो संरचना है आपके सामने वह है डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना। तो डीएनए की रासायनिक संरचना जो आपके सामने होती है, इसको हम इसमें बताते हैं कि डीएनए 3 विशेष प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला है जैसे मान लीजिए इसमें फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट ग्रुप, फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह। दूसरा है इसमें सकरा, यानी कौन सी इसके अंदर शुगर पाई जाती है। तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। तो देखो डीएनए की रासायनिक संरचना में 3 अणु होते हैं। पहला है फॉस्फेट समूह। तो फॉस्फेट समूह के अंदर आपके सामने डीएनए के अंदर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र है H3PO3, यानी आपके सामने फास्फोरिक अम्ल फॉस्फेट समूह के रूप में पाया जाता है। दूसरा आता है सकरा। तो देखिए डीएनए में जो सकरा होती है वो 5 कार्बन युक्त होती है और उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज सकरा। यानी डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षारक मैंने आपको पहले बताया कि इनको 2 वर्गों में बांटते हैं। एक वर्ग को प्यूरिन कहते हैं और एक वर्ग को पिरिमिडिन कहते हैं। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन क्षारकों को शामिल किया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन को। पिरिमिडिन में भी 2 नाइट्रोजन क्षारकों को शामिल किया जाता है, साइटोसिन और थायमिन। तो देखिए आपके सामने एडेनिन थायमिन के साथ होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ होता है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो इसके बाद देखो ये जो इसमें रासायनिक संरचना है ये 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। फॉस्फेट समूह जिसमें मान लीजिए दूसरा है सकरा। सकरा कौन सा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजन क्षार। इसके आगे है कि सबसे पहले डीएनए के अंदर किसका निर्माण होता है, तो इसके सबसे पहले है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, एक
नाइट्रोजन क्षार क्या लेते हैं, एक नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, और एक लेते हैं शर्करा का या शुगर का अणु, एक अणु, और इधर भी एक अणु। तो देखो एक नाइट्रोजन क्षार और एक शर्करा का अणु मिलकर किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। अब यहां पर देखो जो आपके सामने नाइट्रोजन क्षार है, शुगर इसमें कॉमन है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये सब में कॉमन है। जबकि नाइट्रोजन क्षार आपके सामने होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अगर डीएनए में हम क्या जोड़ दें, डीऑक्सी राइबो शर्करा जोड़ दें तो आपके सामने क्या हो जाएगा, अगर इसका पहला अक्षर अपन लिखें तो यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा यहां पर डी, ये डी का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर और एडिनोसिन। इसी प्रकार से हम लेते हैं दूसरा, तो दूसरे में जैसे यहाँ पर क्या है थायमिन टी, और यहाँ पे कौन रहेगा सब में, तो यहाँ पर हो गया डी टी, डीऑक्सी राइबो शर्करा, और टी का मतलब हो गया थायमिन। इसी प्रकार से तीसरा यहाँ पे कॉमन है डीऑक्सी राइबोस, तो यहाँ पर हो गया डी, और यहां से ले लेंगे जी, तो यहां पर हो गया डीऑक्सी राइबोस, जी का मतलब हो गया ग्वानिन या ग्वानोसिन। और चौथा जो आपके सामने है साइटोसिन है, साइटोसिन में देखिए फिर यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डी हो गया, और यहाँ पर साइटोसिन का क्या हो गया सी। तो देखो आपके सामने न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे एक नाइट्रोजन क्षार का अणु और एक शुगर का अणु मिलकर जिस संरचना का निर्माण करता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं, जो मैंने आपको इस प्रकार से समझाया है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर सब में कॉमन रहेगी और नाइट्रोजन क्षार 4 हैं। इस प्रकार से एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये इनके प्रतीक हैं सी, जी, टी। तो इनको आपके सामने ये 4 न्यूक्लियोसाइड डीएनए में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा चरण जो आता है न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो आपके सामने जो टाइड है, यहां टाइड लिखा हुआ है, ये टाइड है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, ठीक है। तो देखो अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ हम क्या जोड़ दें, फॉस्फेट का समूह जोड़ दें, क्या जोड़ दें, फॉस्फेट का समूह जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। इस प्रकार से देखो आपके सामने भाई न्यूक्लियोसाइड क्या था, एक नाइट्रोजन क्षार का अणु और एक शर्करा का या शुगर का अणु मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने एक नाइट्रोजन क्षार का अणु, एक शर्करा का अणु और एक फास्फेट का अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो देखिए जिस प्रकार से डीएनए में न्यूक्लियोसाइड 4 होते हैं वैसे ही डीएनए में न्यूक्लियोटाइड भी 4 होते हैं। अब देखो आपके सामने ये एडेनिन है, एडेनिन, इसके साथ में शुगर कौन सी जोड़ देंगे, इसमें यहां पर शुगर आ जाएगी आपके सामने डीऑक्सीराइबोस। कौन सी शुगर आ गई, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। फिर इसमें जोड़ देते हैं फॉस्फेट समूह, क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट समूह। तो
तो फॉस्फेट का सूत्र ये है इस प्रकार से PO3 को हम फॉस्फेट बोलते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। अब एक डीएनए का अणु लेते हैं और शुगर का एक अणु लेते हैं और उसके साथ में फॉस्फेट का एक अणु है, तो एक अणु को हम बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? मोनोफॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट को देखो, मोनो का मतलब M और फॉस का मतलब है P। तो यहाँ पर आपके सामने डीऑक्सीराइबोस एडेनिन और यहाँ पर आ जाएगा मोनोफॉस्फेट। तो क्या नाम हो गया? डीऑक्सीराइबोस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से थायमिन के साथ जोड़ेंगे इसको, ये कॉमन रहेगा डीऑक्सीराइबोस, यह भी कॉमन रहेगा फॉस्फेट। फॉस्फेट का एक अणु काम में आता है इसलिए इसको मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ भी हम क्या लगा देंगे? एमपी लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया डीऑक्सी राइबोस थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोस थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से ग्वानिन, ग्वानिन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? शुगर कॉमन है डीऑक्सी राइबोस, यहाँ पर ये भी कॉमन है मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस गावानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से अंतिम या चौथा है आपके सामने डीऑक्सीराइबोस साइटोडीन और मोनोफॉस्फेट जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी। तो यहाँ पर डीसीएम एमपी। तो डीसीएम का हो गया डीऑक्सीराइबोस सी साइटोडीन और यहाँ पर हो गया मोनोफॉस्फेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें थायमिन है, इसमें साइटोसिन है, इसमें हमने लगाया है थायमिडीन। क्या लगाया है? थायमिडीन। और इसमें हमने लगाया है साइटोडीन। ये कैसे लगाया है ये आपको क्लियर करते हैं। ये देखो आपके सामने प्यूरिन में तो कौन से आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। तो प्यूरिन का जब नामकरण करते हैं तो उनके अंत में हम ओसिन शब्द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओसिन। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एडेनिन, एडेनिन के अंत में हमने लगा दिया ओसिन, तो यहाँ पर हो गया एडिनोसिन। क्या हो गया? एडिनोसिन। ठीक है। इसी प्रकार से ग्वानिन है तो ग्वानिन के अंत में ओसी लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ग्वानोसिन, एडिनोसिन, ग्वानोसिन। इसी प्रकार से हम जो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन में कौन से शामिल किए जाते हैं? थायमिडीन, थायमिन और साइटोसिन। तो इसके अंत में हम लगा देते हैं एडिन शब्द। क्या लगाएंगे? एडिन शब्द लगाएंगे। तो यहाँ पर थायमिन से क्या हो गया? थायमिडीन हो गया। ऐसे ही साइटोसिन से क्या हो जाएगा? साइटोडीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक डीएनए की संरचना में 4 न्यूक्लियोसाइड और 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो डीएनए की जो इकाई होती है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसके अंतिम बिंदु आता है इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। अंतिम शब्द क्या आता है इसमें? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। तो देखो जो निर्माण है वो इधर देखिए आपके सामने, क्योंकि हमने न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया और अंत में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। तो ये तो बिल्कुल सरल है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का एक अणु बनाते हैं। डीएनए का एक अणु बनाते हैं, यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर परस्पर जुड़कर डीएनए का एक अणु बनाते हैं और इस डीएनए के एक अणु को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से डीएनए की संरचना 2 पॉलीपेप्टाइड पीपीसी चेन के द्वारा बनी होती है और एक घूर्णन की लंबाई मैंने आपको बताई थी 34 एंगस्ट्रॉम। क्या बताई थी? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसके बाद में आते हैं डीएनए के कार्य। क्या आते हैं इसमें? डीएनए के कार्य। तो देखो डीएनए के कौन कौन से कार्य हैं? पहला कार्य है कि डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
यानी कार्य की बात करें हम तो डीएनए का पहला कार्य है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी के वाहक भी कहते हैं, क्योंकि आनुवंशिकी के वाहक एक तो गुणसूत्र को भी कहा जाता है, क्रोमोसोम को, और दूसरा होता है डीएनए। डीएनए का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? डीएनए का छोटा टुकड़ा जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। ठीक है, तो ध्यान रखिए गुणसूत्र भी आनुवंशिकी के वाहक है और जीन या डीएनए भी आनुवंशिकी के वाहक है। ठीक है, दूसरा कार्य है डीएनए स्व प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी डीएनए स्व प्रतिकृति का गुण भी रखता है, यानी अपने समान ही अनेक प्रकार की प्रतिलिपि बना सकता है। डीएनए में द्विगुणन की क्रिया भी पाई जाती है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। ठीक है, चौथा जो आपके सामने है डीएनए से जीन का निर्माण होता है। डीएनए से ही डीएनए के छोटे टुकड़े प्रोब या प्रोब्स अन्वेषकी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो आपके सामने जैव अणु में आपने डीएनए की संरचना पढ़ी। अब यहाँ पर है कि जो डीएनए है कि डीएनए की खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर आप बताएंगे फ्रेडरिक मिशर। खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर। और डीएनए की जो खोज है मवाद या पश्च कोशिकाओं में किसने की थी? तो आपको याद रखना चाहिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आल्टमन। ठीक है, तो आपके सामने देखो आल्टमन ने इसको क्या नाम दिया? डीएनए। खोजकर्ता कौन है इसका? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, तो ये डीएनए की संरचना कंप्लीट हो गई।